गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है पेपर 1 का और तरंग और ध्वनि के सिद्धांत का। तो लास्ट टॉपिक है ये अप्रगामी तरंग, जिसे हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो बहुत इसी से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि बद्ध माध्यम क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। अप्रगामी तरंग की जो है आप सूत्र दे दीजिए, ध्वनि के मूल स्वर क्या होते हैं। और उसके बाद इसके अंदर 2 क्वेश्चन तो निश्चित होता है, जैसे मेलोडी का प्रयोग और कुंडली का प्रयोग। कुंडली क्या है और स्वर मापी क्या है। तो ये क्वेश्चंस बड़े इम्पॉर्टेंट हैं अप्रगामी तरंग के। और इसके अंदर आप बहुत आसान चैप्टर है, इसको मैं 2 पार्ट में आपको बताऊंगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। देखिए, बद्ध माध्यम क्या है। बाउंड्री मीडियम वह निश्चित बाउंड्री जिसके अंदर सीमाएं अन्य माध्यमों के स्पष्ट पृष्ठों द्वारा अलग अलग होती हैं, बद्ध माध्यम कहलाता है। मतलब 2 दृढ़ आधारों के बीच तना हुआ तार, जैसे आप सितार कह लीजिए, जब बजाते हैं तो ये एक अच्छा सा उदाहरण है आपके लिए। बांसुरी भी आपका एक उदाहरण है, ये बद्ध माध्यम में आता है कि इसमें निश्चित बाउंड्री होती है, माध्यम जिसकी सीमाएं अन्य माध्यमों से स्पष्ट पृष्ठों द्वारा अलग अलग होती हैं। तो जब बद्ध माध्यम में कोई हलचल होती है तो इसमें 2 तरह के आपतित और परावर्तित दोनों तरंगों के संचरण से जो है इसके अंदर कंपन होगा। तो ये आवृत्तियाँ जो होंगी, जो बद्ध माध्यम की अभिलाक्षणिक आवृत्ति कहलाती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, कोमल और कठोर। तो कोमल में आप एक लाइन कहें कि इसमें जड़त्व नहीं होता, इसको हम कोमल कहते हैं। और जिसके अंदर जो है दाब कठोर वाला है, जो आपका कठोर अथवा दृढ़ परिसीमन उसे कहेंगे, इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। और उदाहरण के लिए अगर आप ले लें तो सितार के तार के लिए सिरे से आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। तो बद्ध माध्यम क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये हुआ। अब अगर हम देखें अप्रगामी तरंग किसे कहेंगे, तो देखिए, जब कोई बद्ध माध्यम होगा, बांसुरी है चाहे सीटी है, जो भी है, तो जब किसी बद्ध माध्यम में सभी प्रकार के जो है समान 2 अनुदैर्घ्य तरंग हों या अनुप्रस्थ, मैंने पहले पढ़ाया है, ये प्रगामी तरंग एक ही चाल से, दोनों में से 2 अनुदैर्घ्य हों या 2 अनुप्रस्थ हों, तो एक ही चाल से अगर ये विपरीत दिशा में चलेंगी तो अध्यारोपण होगा। तो अध्यारोपण से नई तरंग उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार की नई जो तरंग प्राप्त होती है वो प्रगामी, या तो अनुदैर्घ्य की अगर होगी तो अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग कहलाएगी, अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग कहलाएगी। जैसे और अगर यही अनुप्रस्थ होगा तो अनुप्रस्थ, आप देखें इस पेज पे आ जाएं, तो अनुप्रस्थ में अगर तरंगों में ये होगा तो अनुप्रस्थ प्रगामी अप्रगामी तरंग कहलाएगी। तो प्रगामी और अप्रगामी दोनों में अंतर है, आगे हम लोग देखेंगे। और इसके बनने की शर्त यही है कि माध्यम जो है अप्रगामी तरंग बनने के लिए बद्ध माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। निस्पंद और प्रस्पंद क्या है, तो निस्पंद क्या है आपका, कि निस्पंद में आप देख लें तो इस माध्यम में कुछ बिंदुओं पर जब आप अप्रगामी तरंग की मुख्य विशेषता यह है कि इसके माध्यम के कुछ बिंदुओं पर कुछ कण अस्थायी रूप से विराम अवस्था में रहते हैं, अर्थात उनका विस्थापन सदैव शून्य रहता है। तो इन बिंदुओं को हम निस्पंद नोड्स कहेंगे। और जिन कुछ बिंदुओं पर विस्थापन अन्य बिंदुओं के अपेक्षा अधिकतम रहता है, तो इसको हम एंटी नोड्स कहेंगे, प्रस्पंद कहेंगे। और इसका सूत्र भी आप देखें तो अप्रगामी तरंग का आगे हम देखते हैं। अप्रगामी तरंग की विशेषताएं क्या होती हैं। ये तरंगें माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने स्थान पर रह के फैलती सिकुड़ती हैं, जैसे आप सीटी बजा रहे हैं। और बद्ध माध्यम में कुछ बिंदु सदैव अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, विस्थापन शून्य होता है और इसे निस्पंद कहते हैं। ये इसका है विशेषताएं। अपराग इसमें ऊर्जा का जो है एक तरह से कहें कि ऊर्जा का संचरण भी नहीं होता, इसकी विशेषता ये भी है। और
आगे इसकी विशेषताएं 2-3 ठो आप दे सकते हैं। इसमें आगे प्रगामी और अप्रगामी तरंग में तुलना अगर आप करें तो ये भी पा जाएंगे कि ये तरंगें जो है ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती हैं प्रगामी। और अप्रगामी तरंग क्या है, दो तरंगे दो समान आवृत्ति समान आयाम की विपरीत दिशा में अगर चलने से जो होता है तो उनके अध्यारोपण से तो अप्रगामी तरंग होती है। और इसके द्वारा अप्रगामी तरंग में ऊर्जा का संचरण नहीं होता, जबकि प्रगामी में ऊर्जा का संचरण होता है। ये अप्रगामी तरंग ये माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि माध्यम के दो परिसीमाओं के बीच में स्थिर रहती हैं। सही बात है, बांसुरी या सितार में स्थिर रहेंगी बद्ध माध्यम में, लेकिन प्रगामी तरंग ये निश्चित वेग से आपका आगे बढ़ती जाती है। अब ध्वनि स्रोत के मूल स्वर क्या हैं, तो किसी ध्वनि स्रोत से अगर आप कंपित करेंगे तो उसमें कम जो अलग-अलग विधाओं से अलग-अलग आवृत्ति उत्पन्न होगी। तो इसमें जो सबसे कम आवृत्ति वाला स्रोत होगा वो मूल स्वर कहलाएगा और इसके संगत से निकला स्वर जो है वही मूल स्वर रहेगा। और इससे अलावा आवृत्तियों के संगत अधिस्वर कहलाते हैं और अधिस्वर इसको कहलाते हैं, ओवरटोन्स कह लीजिए। किसी ध्वनि स्रोत में उत्पन्न ध्वनि में उपस्थित स्वर तथा अन्य मूल आवृत्ति की यथार्थ मल्टीपल होती है, मतलब अन्य आवृत्तियाँ जो मूल आवृत्ति की यथार्थ अपवर्त मतलब एग्जैक्ट मल्टीपल होती हैं तो सन्नादी कहलाती हैं। इन सभी स्वरकों को हम सन्नादी स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पूछ लेता है ध्वनि के मूल स्वर क्या हैं, अधिस्वर क्या हैं, सन्नादी स्वर क्या हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने हिसाब से समझ भी सकते हैं। आसान लाइन में लिखना है आपको। और उसके बाद आप हम आते हैं स्वर मापी में। तो देखिए स्वर मापी ये फिजिक्स का है, ये तनी हुई। इसमें भी हम एक लकड़ी का खोखला बॉक्स होता है और रचना में आप देख लीजिए। सिद्धांत इसका देखिए स्वर मापी में सिद्धांत, यदि दो सेतुओं के बीच अगर इनके बीच में तार लगा दिया जाए जैसा कि यहाँ लगाया गया है। अगर देखिए ये तार लगा है और तार लगा के घिरनी के सहारे से हैंगर यहाँ बाट लटकाया गया है इस तार पे और यहाँ पर स्वरित द्वारा इस तार को कंपित किया जाता है। तो इस कंपन से सिद्धांत, यदि दो सेतुओं के बीच तार की लंबाई L है और तनाव T है तो एकांक लंबाई द्रव्यमान m है। तो ये जो मूल आवृत्ति का सूत्र n बराबर 1/2L, L आगे तार की लंबाई करंडी में T/m, तो इस तार की मूल आवृत्ति कहते हैं। और यदि तार पर द्रव्यमान m लटका देंगे तो mg हो जाएगा और अगर तार का m लेंगे तो πr² उसका घनत्व हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी सूत्र में लिख सकते हैं। तो स्वर मापी का मूल काम यही है कि इसके द्वारा स्वरित त्रिभुज की आवृत्ति ज्ञात करना और इसके अंदर अनुप्रस्थ नियम इसके जो हैं स्वर मापी द्वारा नियम है। ये इस पर लंबाई का नियम है। तो लंबाई का नियम क्या है, तो n1 L1 बराबर n2 L2। एक नियम ये हो गया। तनाव का नियम क्या है, n1/n2 बराबर करंडी में T1/T2। द्रव्यमान का नियम क्या है, n1/n2 बराबर करंडी में m2/m1। तो ये त्रिज्या का नियम क्या है, n1/n2 R2/R1। और घनत्व का n1/n2 करंडी में d2/d1। इस पर आपको दो चीज़ देके तीन चीज़ देके एक सवाल भी पूछ सकता है या अनुपात देके आपको सवाल पूछ सकता है। लेकिन अनुप्रस्थ के नियम स्वर मापी द्वारा डोरी में के अनुप्रस्थ कंपनों के नियम में ये 4 नियम हैं आपके, आप लिख सकते हैं इसको। L T M R D, D माने घनत्व होता है आपका और सूत्र आप यहाँ सामने देख ही रहे हैं। तो आगे बढ़ें हम। तो मेलडी का प्रयोग आप देखिए, इसको मैंने पढ़ाया है और ये पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में मैं आपको। ये भी वही काम करता है। मेलडी ने भी एक सरल प्रयोग किया प्रगामी तरंगों के ऊपर और इसको स्वरित द्वारा कंपित करा के, और इसने भी वही काम किया अनुप्रस्थ स्थिति में और अनुदैर्घ्य स्थिति में। तो मेलडी का प्रयोग आप लोग ज़रूर देख लें, हमारे पुराने वीडियोज़ में है, मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूँगा। और दूसरा आपका इसमें कुंडनली, ये भी अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग
को बनना प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा वायु, गैस तथा ठोस में ध्वनि की चाल ज्ञात कर सकते हैं कुंडली की सहायता से। तो ये भी एक सिद्धांत है और इस पर भी आप जो है ये अक्सर पूछ लेता है 8 नंबर में, 7 नंबर में, तो आप इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें और इसका भी वीडियो मैंने आपको दे रखा है। तो लगभग ये चैप्टर आपका यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। और अगर आपसे कभी पूछ देता है कि अप्रगामी तरंग का समीकरण लिखिए, तो देखिए समीकरण मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक समीकरण है, मैंने पीछे छोड़ दिया था। तो ये सवाल अक्सर पूछता है अप्रगामी तरंग का समीकरण बताइए। समीकरण लिख दीजिए, समीकरण भी लिख देने से 2 नंबर मिलता है। तो यहाँ आप देखें तो आपको समीकरण मिल जाएगा अप्रगामी तरंग का समीकरण। देखिए y a sin 2 पाई t अपॉन टी माइनस x अपॉन लैम्डा, और परावर्तन के मतलब उस पे बद्ध माध्यम में, तो ये बना आपका समीकरण। और वही आप यही मेन समीकरण है y1 a sin 2 पाई t अपॉन टी x माइनस, इतना ही लिखना है आपको। और ये दूसरा उसका तथा t समय बाद, तो मुक्त, ये बद्ध में और ये मुक्त में 2 समीकरण आपको यहाँ अक्सर पूछ लेता है। तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा छात्रों। इसमें से अंदर बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं। कुंडली और वो आपका ज़रूर आप उसको हल करिएगा। कुंडली, मेलडी का प्रयोग और आपका ये निश्चित आता है। आप यहाँ देखें सवाल भी, तो एक अप्रगामी तरंग में सभी कण प्रत्येक आवर्त काल में इस तरह से भी आपका विराम अवस्था में कंपन करते हैं। और यदि एक डोरी में कंपन आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो तनाव क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। सीधी सी बात, क्योंकि N1 स्क्वायर समानुपाते T होता है। तो यही देख लीजिए, T को अगर आवृत्ति दूना कर देंगे तो उसका वो भी 4 गुना हो जाएगा। तो ये सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए अगर आवृत्ति दूना कर दे तो तनाव कितना हो जाएगा T, तो इसी तरह से 4 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस पे आपका और भी सवाल क्या है, वही बद्ध माध्यम क्या है, अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, प्रगामी अप्रगामी तरंगों के अंतर बताइए, कुंडली का प्रयोग बताइए, और स्वर मापी का के बारे में वर्णन करिए। ये सब चीज़ें सवाल बड़े सवाल में भी हो जाते हैं, और छोटे सवालों में वही अप्रगामी तरंगों का समीकरण और उसके संकेत का अर्थ बता दीजिए। क्या अप्रगामी तरंग से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, नहीं होता है साहब। और बद्ध माध्यम से आप क्या समझते हैं, अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होना चाहिए, वही बद्ध माध्यम होना चाहिए। इसकी मुख्य विशेषताएं 2-3 ठो लिख दीजिए। तो इस तरह के सवाल हमारे अप्रगामी तरंग में पूछे जाते हैं, और ये लगभग यही चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा आगे मतलब दूसरा पेपर 2 आपका शुरू हो जाएगा, जिसे हम विद्युत चुंबक कहेंगे, विद्युत और चुंबक। इसके अंदर भी आपका देखिए 3 ही चैप्टर है, क्योंकि 70% का कोर्स है। तो ये आपका विद्युत चुंबक का सिद्धांत 3rd पेपर में रहेगा। तो फिलहाल तो हम लोग अभी फर्स्ट पेपर को आज ख़त्म मान लेते हैं, और जो भी कोई आपके क्वेश्चन क्वेरी होगी तो टेलीफोन के साथ आप पूछ भी सकते हैं, समझ सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर इसको आप समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर के क्वेश्चंस आते हैं। और पेपर 1 में सारे लड़के लगभग 35-40 नंबर, 60 नंबर में 35-40 नंबर जरूर पाते हैं, अभी तक पाए हैं सारे के सारे लड़के, पिछले साल के भी। तो बाकी आप इसको ज़रूर तैयार अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और 1 फरवरी से 1 फरवरी से आपका प्री बोर्ड है, और कक्षा 11 के लिए भी सालाना, और 1 से 15 के बीच में ख़त्म कर दिया जाएगा पेपर। हम लोग का मेलडी का प्रयोग निश्चित आएगा, जहाँ तक मेरा गहरा अनुमान है कि मेलडी के प्रयोग को समझाइए। तो आप एक चित्र बनाइए, थोड़ा सा समझाइए। इसमें कोई आपको 10 पेज तो 4 पेज लिखना नहीं है, आप
टेक्निकल चीज़ है, जितना ज़रूरी है उतना ही लिखिए और ज़्यादा नहीं इसमें देना है आपको। तो अप्रोग्रामी तरंग आपका हमारा आज का चैप्टर था और इसको हम ख़त्म करते हैं और इसके अंदर और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप आराम से पूछ सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों और बेस्ट ऑफ लक। आप प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी तैयार होते रहिए, जैसे छमाही में हुआ था वैसे ही सालाना में। और अगर मान लीजिए कोरोना वगैरह से नहीं आया, कोई कोरोना वगैरह हो गया तो प्री बोर्ड के ही नंबर आपके दिए जाएंगे, इसलिए प्री बोर्ड को छोड़िएगा मत। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों आपको आज के लिए और पेपर 1 फिनिश्ड। थैंक यू।